फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो विधि शास्त्र है उसकी। ये बहुत सारे एग्जाम्स में काम आता है, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा भी रखा है। यूजीसी नेट, सीजीएससीटी, सीजीपीएस, सीएपी, एलएलबी, एलएलएम और भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस काम आता है। तो आज हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो बना के पूरा कर देंगे। तो हम ये प्रीलिम्स पॉइंटर विधि शास्त्र इससे पढ़ेंगे, घटना चक्र से। तो इसमें क्या है, शॉर्ट पॉइंट बताए गए हैं आपके एग्ज़ाम लेवल को लेके। विधि शास्त्र, अब देखिए मैं इसको छोटा कर देती हूँ, थोड़ा आपको सही से दिखेगा। विधि शास्त्र, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ज्यूरिस भी बात करते हैं। और जो आपके एग्ज़ाम में है वो इसके मोस्ट पॉइंट देखेंगे हम कि क्या क्या काम आएगा, क्योंकि सभी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। देखिए, विधि शास्त्र है जिसकी परिभाषा, प्रकृति, विस्तार है। फिर है विधि शास्त्र की विचारधाराएं, कौन कौन सी हैं? विश्लेषणात्मक, समाजशास्त्रीय, ऐतिहासिक, यथार्थवादी, विधि के विशिष्ट सिद्धांत और प्राकृतिक विधि के सिद्धांत। फिर है विधि के स्रोत, विधि की संकल्पनाएं, ये है। और ये बुक का फर्स्ट पेज है, ठीक है। अब देखिए, पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विधि शास्त्र। विधि शास्त्र क्या है? सामान्य अर्थ में विधि शास्त्र आंग्ल भाषा के शब्द, आंग्ल भाषा होती है जब भी विधि में कोई भी ऐसा वर्ड दे रखा होता है, जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस दे रखा है, तो एक कौन सा शब्द है? आंग्ल भाषा का है, जो दो शब्दों के युग्म से बना है, ज्यूरिस और प्रूडेंसिया से। ज्यूरिस का अर्थ है विधि और प्रूडेंसिया का अर्थ है ज्ञान से। ज्यूरिस का विधि, ज्ञान हो गया मिला के, अतः विधि शास्त्र अर्थात ज्यूरिस्प्रूडेंस का अर्थ है विधि के ज्ञान से। ज्यूरिस का मतलब है विधि और प्रूडेंसिया का अर्थ है ज्ञान। विधि शास्त्र के सार्वभौमिक परिभाषा दिया जाना अत्यधिक कठिन कार्य है। मतलब सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल, जो डेफिनेशन है वो बहुत कठिन है। अब यहाँ से देखेंगे, महान रोमन विधि शास्त्री अल्पियन ने विधि शास्त्र को दैवीय और मानवीय बातों का ज्ञान माना। ये अगर आपके पास पीडीएफ है तो इसको अंडरलाइन कर लो। द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, और सही और गलत का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। द साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बनता है। जबकि एक अन्य विधि शास्त्री पोलस ने विधि शास्त्र को इस रूप में ग्रहण किया कि विधि नियम से अनुमित नहीं की जानी, बल्कि नियम को विधि से अनुमित किया जाना है। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद ये जो बाकी विधि शास्त्र के नाम दिए हुए हैं, देखिए, विधि शास्त्र के निर्वचन का आधार प्रदान किया होब्स, ब्लैकस्टोन, बेंथम, ऑनस्टीन, हॉलैंड और सामंड और प्रो एलन इत्यादि विधि शास्त्रियों ने उत्तरवर्ती काल में विधि शास्त्र को क्रमशः आधुनिक नाम दिया है। द नॉलेज ऑफ थिंग्स, और इस साइंस वाला देखना है। वास्तव में राजतंत्र एवं लोकतंत्र की विश्वव्यापी अवधारणा में विधि शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र व इसकी विषय वस्तु को भी प्रभावित किया है, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए कि ईश्वरीय शक्ति से उद्भूत राजतंत्र व जनता अर्थात शासक व कतिपय शासित पर केंद्रित रही है। विधि व नैतिकता के सम्मिलन पर विधि शास्त्र की विवेचना की गई। बस इम्पोर्टेंट इतना ही। फिर देखिए, संक्षेप में विभिन्न विधि शास्त्रियों व विधि को निम्न रूपों में परिभाषित किया। तो या तो ये आप लिख लीजिए, या फिर अगर पीडीएफ है तो अंडरलाइन कर लीजिए, बुक्स है तो भी। विधि शास्त्र दैवीय और मानवीय बातों का ज्ञान, सही और गलत का विज्ञान। किसने कहा? अल्पियन ने। फिर है विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, लॉस्की ने कहा। विधि शास्त्र मानव स्थापित विधि का दर्शन है, जो मानव स्थापित जो विधि है उसका दर्शन है। किसने कहा? ऑनस्टीन ने कहा। यह दो प्रकार का होता है, सामान्य विधि शास्त्र और विशिष्ट विधि शास्त्र। विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है, तीन प्रकार का होता है, व्याख्यात्मक, विधिक इतिहास और विधान विज्ञान। ये किसने कहा? सामंड ने कहा था। ये जैसे अल्पियन ने क्या बोला कि साइंस ऑफ द जस्ट एंड अनजस्ट, और नेत्र किसने बताया? लोस्की ने। और मानव स्थापित विधि का दर्शन है, ऑनस्टीन ने बताया। और सामंड ने कहा तीन प्रकार की होती है, व्याख्यात्मक, विधिक इतिहास और विधान विज्ञान। ये सामंड ने कहा। तो आप इनको नोट डाउन करते चले, मैं इसलिए धीरे धीरे चला रही हूँ पीडीएफ को, जिससे आप भी लिखते चले। विधि शास्त्र के तीन प्रभाग है, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नैतिक। ये भी सामंड ने कहा। सामंड ने दो परिभाषाएं दी, एक तो व्याख्यात्मक, विधिक इतिहास और विधिक विज्ञान, और एक है विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नैतिक। फिर H.L.A. हार्ट ने दी, विधि शास्त्र नियमों की एक व्यवस्था है। हॉलैंड ने क्या कहा? विद्यात्मक विधि का प्रारूप
विज्ञान है और यह रचनात्मक विधि का रीतिबद्ध विज्ञान है। हॉलैंड ने यह परिभाषा दी। फिर विधि शास्त्र विधि के आधारभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण है। किसने कहा? एलन ने कहा। द ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ठीक है। फिर है विधि शास्त्र की उपयुक्त परिभाषाओं का सार यही माना जाता है। विधि शास्त्र विधि से संबंधित अध्ययन है जिसका व्यापक विज्ञान व संशय समाधान विधि शास्त्र के विभिन्न विचारधाराओं के अध्ययन पर ही संभव है। विचारधारा मतलब स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। विधि शास्त्र की विचारधाराएं जो उनके स्कूल्स हैं उसके बारे में। विधि शास्त्र विधि की संकल्पनाओं का निम्नलिखित विचारधारा के विधि शास्त्रियों ने व्याख्या प्रस्तुत की। तो 6 प्रकार की विचारधाराएं हैं, आप प्लीज़ लिख लें इनको, इम्पोर्टेंट हैं। विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय, यथार्थवादी, विधि की विशिष्ट सिद्धांत और प्राकृतिक विधि। तो 6 हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं करके कि कौन कौन से हैं, जिससे आपको क्या होगा कि याद होगा। अब है विश्लेषणात्मक विचारधारा। विश्लेषणात्मक विचारधारा है उसको इंग्लिश में बोलते हैं एनालिटिकल स्कूल। तो जो विश्लेषणात्मक विचारधारा जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है किसी को एनालिसिस करना। तो इसका है मुख्य प्रवर्तक कौन थे? एक तो जॉन ऑस्टीन थे, 1790 और 1859 तक को माना जाता है। आंग्ल विधि शास्त्र के जनक के नाम से विख्यात है, फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस। 6 प्रकार की तो विचारधारा है। विश्लेषणात्मक विचारधारा के प्रवर्तक जॉन ऑस्टीन है और ये आंग्ल विधि शास्त्र के जनक के नाम से विख्यात थे। आंग्ल विधि मतलब इंग्लिश, फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये जैसे विश्लेषणात्मक विचारधारा के प्रवर्तक है, ऐसे ही और भी जितनी भी 6 की 6 विचारधाराएं हैं इनके भी प्रवर्तक हैं। तो आप ये विश्लेषणात्मक विचारधारा का याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है। फिर है ऑस्टीन ने जर्मनी से रोमन विधि के वैज्ञानिक निरूपण अध्ययन के पश्चात आंग्ल विधि का भी वैज्ञानिक विन्यास प्रस्तुत किया है। अब यहाँ से देखिए, ऑस्टीन ने अपने पहले व्याख्यान द प्रोविंग्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन में विधि की प्रकृति और परिधि का विवेचन किया। फिर है ए प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन नामक कृति में विधि शास्त्र पर व्यापक चर्चा की। तो ये जो ब्लैक जो हाईलाइट हो रहे हैं इनको आप लिख लीजिए या फिर हाईलाइट कर लीजिए अगर आपके पास PDF है तो। जो वास्तव में ग्रे की पुस्तक ऑन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का उत्तर था। जिन लोगों ने भी जो वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियोस डाली जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब ऑस्टीन ने विधिक संकल्पनाओं को इस बात पर केंद्रित की कि केवल विध्यात्मक विधि ही विधि शास्त्र की उचित विषय वस्तु है। तो जो ऑस्टीन ने है जो 2 वर्गों में विभाजित किया, देवीय विधि और मानवीय विधि। देवी विधि क्या होता है? जैसे नाम से स्पष्ट है, ईश्वर द्वारा मानव के लिए निर्मित विधियाँ, जो ईश्वर द्वारा बनाई गई विधि है। जैसे हमारे वेद होते हैं और भी कई जो ग्रंथ हैं उनके बारे में। और मानव विधि क्या है? जो मनुष्य के द्वारा मनुष्य के लिए निर्मित की गई हो। मानव विधि तो जैसे IPC है, हमारी CRPC है, ज्यूरिस्प्रूडेंस भी है, वो होती है। और जो ऑस्टीन ने मानव विधियों को भी 2 भागों में बांट दिया। पहला क्या है? विध्यात्मक विधि। ऐसी विधि जो राजनीतिक रूप में वरिष्ठ द्वारा अपनी हैसियत में अथवा राजनीतिक रूप में वरिष्ठ न होने वाले व्यक्तियों द्वारा इन्हीं प्रदत्त विधित अधिकार के अधीन बनाई गई है। ठीक है। और इसमें देखिए उदाहरण क्या, जैसे संप्रभु का आदेश। और जो मानव विधि का पार्ट है ये विध्यात्मक विधि। अन्य विधि क्या है? जो विध्यात्मक विधि के सिवाय अन्य विधि ऑस्टीन ने इस श्रेणी में रखते हुए लाक्षणिक रूप में विधि की संज्ञा दी है। जैसे इंटरनेशनल लॉ, फैशन, सम्मान संबंधी विधि, इन्हें अनुचित तौर पर विधि कहा गया है। ऑस्टीन की विधि शास्त्रीय अवधारणा में 3 प्रमुख तत्व अंतर्निहित माने जाते हैं। अभी याद रखो, समादेश मतलब कमांड, ड्यूटी, एक्शन। अब देख अनुशास्त्री मतलब जैसे देखिए समादेश क्या होता है? जब भी हम किसी से कोई काम करवाते हैं और उसको ये कहें कि अगर आप ये काम नहीं करते, आप ये कर्तव्य नहीं मानते हैं तो आपके ऊपर दंड का शास्ति होगी। तो देखिए प्रत्येक विधि एक समादेश है जो एक कर्तव्य अधिरोपित करता है जो अनुशास्त्री द्वारा प्रवर्त करवाया जाता है। अतः प्रत्येक समादेश विधि नहीं होगा अपितु केवल वही सामान्य समादेश ही विधि है जो आचरण विधा को बाध्य माना जाता है। और समादेश के 3 अपवाद बताए जो समादेश न होते हुए भी विधि शास्त्र की वस्तु माने जाते हैं। 3 अपवाद बताए हैं वो है घोषणात्मक विधियाँ, निरसन हेतु निर्मित विधियाँ, अपूर्ण बाध्यता वाली विधियाँ। ये 3 जो बताए हैं अपवाद वो है।
फिर ऑनस्टीन का स्पष्ट मत है कि विधि का आधार वरिष्ठ की शक्ति है, नहीं कि आचार शास्त्र मतलब एथिक्स अथवा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। और चूंकि ऑनस्टीन ने विश्लेषण को विधि शास्त्र का मुख्य साधन माना, तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। फिर हम बात करते हैं, ऑनस्टीन ने विश्लेषण को विधि शास्त्र का मुख्य साधन माना है और इसलिए इसे विश्लेषणात्मक विचारधारा का भी नाम दिया गया है, जिसका मूल मंत्र यह है कि विधि का सावधानी से अध्ययन और विश्लेषण करना। ऑनस्टीन की कृति प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमिनेंट आज भी विधि शास्त्र की एक महान कृति मानी जाती है। इसलिए एलन ने ऑनस्टीन के बारे में कहा कि ऑनस्टीन विधि शास्त्र में ताड़ का वृक्ष है और इसकी विचारधाराएं हैं वो आदेशात्मक है। ऑनस्टीन के मुख्य आलोचक कौन कौन थे? ओलिवर क्रोना ने भी ऑनस्टीन को आधुनिक विद्यात्मक चिंतन का अग्रदूत माना जाता है। के विश्लेषणात्मक शाखा के प्रवर्तक में से एक ब्रिटिश विधि शास्त्री जर्मी बेंथम ने राजनीतिक व नैतिक दोनों क्षेत्रों में उपयोगितावादी सिद्धांत लागू करते हुए उपयोगितावादी को सुख का पर्यायवाची माना और अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की अवधारणा प्रदान की, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। इनकी कृति द लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड में विधि का उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख के बारे में बात की है। तो जर्मी बेंथम थे जो इसको लागू किया था। राजनीतिक व नैतिक दोनों क्षेत्रों में उपयोगितावादी सिद्धांत लागू किया। विधि शास्त्र को दो भागों में विभाजित किया था इन्होंने, व्याख्यात्मक प्राधिकारी मतलब स्थानीय व सार्वभौमिक। और जो विधि का उद्देश्य है वो इसने क्या लागू किया था? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख बताया। और जो दो भाग बांटे थे, तो पहला तो था ये व्याख्यात्मक प्राधिकारिक, स्थानीय व सार्वभौमिक। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट डाउन करते चले। व्याख्यात्मक प्राधिकारिक क्या होता है कि जो पूरे व्याख्या कर चुके, स्थानीय व यूनिवर्सल। और जो अप्राधिकारिक है और फिर है निश्चयात्मक या मूल्यांकनात्मक। इसके सिद्धांत को उपयोगितावादी का सिद्धांत अथवा उपयोगितावादी व्यक्तिवाद की संज्ञा भी दी जाती है। इस विचारधारा के एक अन्य विधि शास्त्री और थे H.L.A. हार्ट ने विधि शास्त्र को नियमों की एक व्यवस्था मानते हुए निश्चयात्मक विधि को न्याय तथा नैतिकता से संयुक्त माना जाता है। अपनी कृति कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ में हार्ट ने विधि को प्रमुख व गौण नियमों का योग के रूप में व्याख्यात किया और ऑनस्टीन के मत के विपरीत यह मत व्यक्त किया कि विधि व नैतिकता में घनिष्ठ संबंध होता है तथा विधि की अधिरचनावादी दृष्टिकोण समादेश, अनुशास्ति एवं संप्रभु की त्रिवेणी है। जो तीन है ये, संप्रभु, समादेश और अनुशास्ति। किंतु विधि में बाध्यता, प्रपीड़न तथा धमकी निहित होती है। इसकी विचारधारा को विद्यात्मक के नाम से जाना जाता है। समाजशास्त्रीय विचारधारा, हमने जो 6 विचारधारा पढ़ी थी उसमें से दूसरी है ये। विधि शास्त्र की समाजशास्त्रीय विचारधारा के अध्ययन का मुख्य क्षेत्र विधि और समाज का एक दूसरे पर प्रत्यक्ष प्रभाव मतलब डायरेक्ट प्रभाव और अंतर संबंध है। वस्तुतः 19वीं शताब्दी का परिवर्तित राजनीतिक दर्शन, विज्ञान के नए सिद्धांत और औद्योगिक क्रांति के नवीन अर्थशास्त्रीय चिंतन और अन्य सामाजिक विज्ञानों ने समाजशास्त्रीय विचारधारों की भूमिका प्रदान की और इस समय से साम्यवाद, समाजवाद का उदय प्राणी विकास की कायिक विकास संबंधी अवधारणाओं में भी इस शाखा को प्रभावित किया। ऑगस्ट काम्टे को समाजशास्त्रीय विचारधारा का अग्रदूत माना जाता है 1786 से 1857 तक, जिन्होंने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया। ऑगस्ट काम्टे ने और हर्बर्ट स्पेंसर, डर्कहेम, ड्यूगेट, इहरिंग, यूजीन इहरलिच, रॉस्को पाउंड, बेवर, कार्ल टेनर, पुस्किन आदि विधि शास्त्री मुख्य हैं। ऑगस्ट काम्टे ने वैज्ञानिक विद्यात्मक की नींव रखते हुए अपना मत भी दिया था और समाज की एवं कायिक तंत्र की भांति ही यह प्रगति कर सकता है, उन्होंने कहा। और जो ये आगे चलकर सामाजिक समेकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस क्रम में हर्बर्ट स्पेंसर ने कायिकता सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिससे प्रोफेसर एलन ने मतलब जो सामाजिक समेकता का सिद्धांत था ये हर्बर्ट स्पेंसर ने कायिक सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। और कब किया? 1820 से 1903। और जो प्रोफेसर एलन है निम्न शब्दों में व्यक्त किया
उन्होंने ऑर्गेनिक थ्योरी, कायिक सिद्धांत मतलब ऑर्गेनिक थ्योरी। उन्होंने कहा कायिकता की पारस्परिक निर्भरता का समाजशास्त्रीय पहलू में अर्थ है सभ्य समाज के समस्त सदस्यों का पारस्परिक, और जो ऑर्गेनिक है ये थ्योरी उसके बारे में बता रहा है कि जो सभ्य समाज के समस्त सदस्यों का पारस्परिक संबंध और उत्तरदायित्व की भावना का वितरण जो उससे बहुत बढ़कर होता है, जितने कि संप्रभु और प्रजा सूत्र के भीतर आ सकता है। उन्होंने कायिकता ऑर्गेनिक थ्योरी के बारे में कहा। प्रोफेसर एलन ने निम्न शब्दों में कहा। स्पेंसर ने भी कायिकता सिद्धांत प्रतिपादित किया और प्रोफेसर एलन ने इसके बारे में बताया। फिर है समाजशास्त्रीय विचारधारा की निम्नलिखित उपशाखाएं हैं जिसके अंतर्गत ये शाखा स्थापित, विकसित और पल्लवित होती है। सामाजिक समीकता का, सामूहिक का सिद्धांत, सामाजिक उपयोगितावादी का सिद्धांत, विधिक मान और सामाजिक अभियांत्रिकी। तो अभी हम इतना ही कवर कर पाए हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब सब्सक्राइब कर दें।